नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 024887 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है उसमें बोला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें दिए गए वाक्य में एक शब्द का एंटोनिम बताना है और वो अंडरलाइंड है। कौन सा वर्ड है दोस्तों? वो एंट्रेंच्ड। सेंटेंस है सोशल इकोनॉमिक्स इज़ अ मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक्स इज़ इंट्रेंच्ड इन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल बिहेवियर्स। कि सामाजिक जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, उसका एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है कि उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, वो सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहार पर आधारित होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द है इंट्रेंच्ड, इसका हमें विलोम शब्द बनाना है। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट है, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं जो चीज़ स्थायी है, जो चीज़ क्या है, फिक्स है। तो इसका अपोजिट होगा कोई ऐसी चीज़ जो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो गया? अस्थायी। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी है, यानी कि क्षणिक है। उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ब का हमने यूज़ किया है एवर्ट। तो एवर्ट का सेकंड फॉर्म दिया है। दोस्तों, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। दोस्तों, वर्ड यहाँ पर है स्टार्टिंग, स्टार्ट से बना है। तो स्टार्ट का मतलब होता है दोस्तों शुरू करना, और स्टार्टिंग को हम लोग कई बार जेरेंड की तरह भी यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत। एक और वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है दोस्तों किसी को जिम्मेदारी देना, किसी को जिम्मेदारी देना या किसी को जिम्मेदार बनाना, उसके लिए शब्द है इंटरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। आपको ब्लैंक के अंदर ब्रैकेट वाले वर्ड का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, समान अर्थ वाला यहाँ पर शब्द लेना है। कह रहा है योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक ए डिमांड रेदर देन ए डैश रिक्वेस्ट। कि तुम्हारे शब्द जो है वो एक प्रार्थना की बजाय मांग ज़्यादा लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप अपने शब्दों से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप अपने शब्दों के माध्यम से कोई मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, शब्द है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना। यहाँ पे रिक्वेस्ट का अर्थ प्रार्थना है, तो अगर सिनोनिम की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्ली हो जाएगा। प्ली का भी मतलब क्या होता है? प्रार्थना। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनुबंध। ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। और दोस्तों, शब्द है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का अर्थ होता है समझौता। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमें जो सेंटेंस का पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है उसका यहाँ पर चेक करना है कि भाई जो अंडरलाइन पार्ट है उसका क्या अर्थ हो सकता है एक शब्द में। इस चीज़ को हम लोग
OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है सीता सीम्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर्स एंड पेन्स ऑफ लाइफ, कि सीता जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि सीता के ऊपर न तो सुख और न ही दुख, इन दोनों ही भावों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सुख और दुख दोनों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो सुख और दुख के प्रति इनडिफरेंट है, अर्थात उदासीन है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग स्टोइक बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट। दोस्तों स्ट्रिक्ट का हिंदी मीनिंग है सख्त। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, और पैसिव का मतलब है निष्क्रिय। पैसिव का मतलब क्या है? निष्क्रिय। तो ये यहाँ पर अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। ईडियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुहावरा। जो ईडियम है दोस्तों रेड टेप, इसका मतलब होता है लाल फीता शाही। क्या मीनिंग होता है? लाल फीता शाही। लाल फीता शाही अर्थात भी जो भी सरकारी काम होते हैं उनमें एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डर होता है, और हमें बहुत ज़्यादा काम करवाने में समय भी लगता है। सरकारी काम हमेशा समय लेकर होता है, डिले होता है वो। तो ये जो सरकारी काम है जिसके अंदर नियम कानून की वजह से जो देरी होती है उस चीज़ को रेड टेप बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। आपको एक सेंटेंस दिया है, इसके अंदर खाली स्थान में हमें ऑप्शन भरना है। कह रहा है आइदर ही इज़ मैड, कि या तो वो पागल है या फिर क्या, और ही फीन्स डैश, या फिर वो फीन का मतलब होता है दिखाना, टू शो। तो वाक्य का अर्थ है कि या तो वह पागल है या पागलपन दिखाता है। तो पागलपन के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? मैडनेस। तो मैड का नाउन फॉर्म चाहिए था, मैड खुद यहाँ एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा शब्द आ जाएगा? मैडनेस आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अंग्रेज़ी में कोई भी ऐसा शब्द जिसमें NESS सफिक्स आपको लगा हुआ मिले, वो किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है, संज्ञा की तरह। तो अगर जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आपका नाउन है दोस्तों, क्योंकि इसमें NESS सफिक्स लगा हुआ है। और अगर हैप्पी की बात करूं तो हैप्पी आपका क्या है? तो हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। दोस्तों कामनेस का मतलब होता है शांति, किसी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, और सैडनेस का मतलब होता है दुख, पीड़ा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए 81। अगेन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहा है दोस्तों हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, कि जब आपके अंदर गिल्ट यानी अपराध का भाव हो, अपराध आपने किया है, उस चीज़ का प्रायश्चित आप करना चाहते हैं कि भी हे ईश्वर गलती हो गई परंतु क्षमा करें, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो, अपराध का बोध हो, उस चीज़ को क्या बोला?
जाता है तो उस चीज़ को रिमोर्स बोला जाता है दोस्तों। हिंदी में इसको अपन पश्चाताप बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चाताप। वर्ड है दोस्तों रिफल्जेंस। रिफल्जेंस का मतलब होता है रेडिएंट, दूसरे शब्दों में बोलते हैं ब्राइट, हिंदी में बोलते हैं चमकीला। अगला जो वर्ड है दोस्तों रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को चुराई हुई वस्तु वापस लौटाना। किसी को अगर उसकी चुराई हुई वस्तु वापस लौटा दी जाए तो उस चीज़ को बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है चूज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत दी हुई है। दोस्तों बेंचमार्क की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। बेंचमार्क का मतलब होता है हिंदी में स्तर, इंग्लिश में हम लोग एक लेवल बोल सकते हैं। एग्रेवेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बढ़ाना। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है नाइट। नाइट का मतलब होता है योद्धा, हिंदी में बोलेंगे वॉरियर। अगला दोस्तों शब्द है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस ये हमारा आंसर है, इसकी स्पेलिंग गलत है दोस्तों। सब्सिस्टेंस में यहाँ ए की जगह ई आएगा और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है मीन्स ऑफ लिविंग। मीन्स ऑफ लिविंग, आजीविका का साधन। आजीविका का साधन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है सही शब्द। कह रहा है आई फेल्ट डैश इलेटेड एट द न्यूज़, कि मुझे जो है खबर पे महसूस हुआ। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड जॉय। तो ये कह रहा है कि मैंने जो है महसूस किया था बहुत ज़्यादा खुशी खबर के ऊपर। तो खुशी की बात है तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो ज़रा हटके है। कॉमनली और टिपिकली का तो मतलब होता है आम तौर पर। कॉमनली और टिपिकली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर, ठीक है। कस्टमरीली का मतलब होता है रूढ़िवादी तरीके से। स्ट्रेंजली हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्ट्रेंज जो शब्द है इसका मतलब होता है अजीबोगरीब और स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब तरीके से। तो उसे खुशी हुई थी न्यूज़ के ऊपर, तो उसकी जो खुशी प्रकट करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था, अलग था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक होगा। एडवर्ब की रिक्वायरमेंट क्यों थी? क्योंकि हमें फील वर्ब की विशेषता बतानी थी। फील जो वर्ब है इसका मीनिंग होता है महसूस करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 84 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, बिलीफ्स यानी कि विश्वास, और कस्टम्स अर्थात
रीति रिवाज। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो विश्वास है, जो रीति रिवाज है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है। क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत चीज़ों की आलोचना करता है, उनकी अवहेलना करता है, उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी है एब्सकॉन्डर। तो एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगोड़ा, जो किसी का पैसा लेकर के या किसी जिम्मेदारी से भाग जाए उसको भगोड़ा बोलते हैं। जैसे विजय माल्या है, भारत के अंदर बहुत सारी बैंकों से कर्जा लेकर के विजय माल्या जो है वो यहाँ से चले गए हैं, भारत छोड़ दिया है उन्होंने, दूसरे देश में चले गए हैं, तो उनके लिए एब्सकॉन्डर शब्द का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों हेरेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं विधर्मी और पाखंडी, जो किसी धर्म को फॉलो करने का दिखावा करता है जबकि वो उस धर्म को फॉलो नहीं करता है, उसके नियम कायदे नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति को हेरेटिक बोलते हैं, हिंदी में विधर्मी या पाखंडी। दोस्तों एपोस्टल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। एपोस्टल का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं ईश्वर का दूत। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईश्वर का दूत। यहाँ पर वर्ड है आइकोनोक्लेस्ट। तो आइकोनोक्लेस्ट का मतलब दोस्तों वही व्यक्ति है जो आलोचना करता है परंपरागत रीति रिवाजों का, विश्वास जो एक धारणा लोगों की बनी हुई है उसकी आलोचना करता है, तो उसको हम अंग्रेजी में आइकोनोक्लेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैसिव वॉइस बताना है हमें। दोस्तों सेंटेंस है ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी बिफोर द मैराथन, कि उसने मैराथन से पहले बहुत सारी कॉफ़ी पी थी। मैराथन एक जो लंबी रेस होती है, लॉन्ग रेस, उसको जो है नाम दिया जाता है मैराथन का। अब दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ड्रिंक का सेकंड फॉर्म हमें दे रखा है, ये हमारा वर्ब है, और ए लॉट ऑफ कॉफ़ी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बिफोर जो है ये यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और दी मैराथन ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। दोस्तों चूँकि अ लॉट ऑफ कॉफ़ी वर्ब ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दी मैराथन जो है ये यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा यूज़ होता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सब जगह ए लॉट ऑफ कॉफ़ी है। दूसरी जो समझने वाली बात है वो ये है कि पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और यहाँ पर कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल की, जो कि वॉज और वर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाई आएगा, और बाई के बाद में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। तो ये बन जाएगा ए लॉट ऑफ कॉफ़ी वॉज, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अ लॉट ऑफ कॉफ़ी वॉज ड्रंक। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दिए गए सेंटेंसेस में से हमें उचित आंसर बताना है। दोस्तों दे फ्लू अ काइट इन द इवनिंग, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू, और ए काइट इन द इवनिंग जो है इसके अंदर ए काइट ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, इन जो है ये प्रेपोजिशन, और दी इवनिंग ऑब्जेक्ट नंबर 2। दोस्तों ये जहाँ पर जो दी इवनिंग है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और फ्लू वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ए काइट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए काम करता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो प्रेपोजिशन के लिए काम करता है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नियम ये बोलता है ग्रामर का कि पैसिव वॉइस हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है,
तो इसीलिए आपको हर जगह क्या दिख रहा है, ए काइट। यहाँ पर इन द इवनिंग है, तो ये तो सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बन ही नहीं सकता पैसिव। अब एक काइट आ गया। अब एक काइट के बाद में यहाँ पर अभी अभी आपको बता के आ रहा हूँ, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ किसका उपयोग करते हैं, मेन वर्ब का, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो एक काइट, वॉज, और फिर यहाँ पर फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी जो वर्ब फॉर्म्स है वो भी देख लीजिए। फ्लाई जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लोन। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, फ्लोन। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो अ काइट वॉज फ्लोन, ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 दोस्तों, यहाँ पर हमें सिनोनिम देखना है। द यंग फेलो वॉज इनोसेंट, कि जो नौजवान व्यक्ति था वो इनोसेंट था। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, भोला। एंड विदाउट गाइल, गाइल का मतलब होता है छल, कपट या धूर्तता। ठीक है, छल, कपट या धूर्तता। तो हमें इसका क्या बताना है दोस्तों, सिनोनिम। सिनोनिम का अर्थ होता है हिंदी में पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, सेम होता है। देखिए मोरालिटी जो वर्ड है, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व। डिसीट का मतलब क्या होता है, कपट। डिसीट का मतलब होता है छल, कपट या धूर्तता। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। 88 सॉरी, 87 अपना हो गया है। सिनोनिम बताना था, तो गाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसीट। अगला 88 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, गलत स्पेलिंग। दोस्तों मस्क का मतलब होता है कस्तूरी। ये कहाँ पर मिलती है, तो ये अपने को मिलती है दोस्तों हिरन की नाभि में। किस में मिलती है, हिरन की नाभि में। और ये आपको परफ्यूम वगैरह में यूज़ करने को मिलती है। डिसाइड वर्ब है दोस्तों। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। एंजल जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है फरिश्ता। एंजल का मतलब क्या होता है, फरिश्ता। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो है वो गलत है दोस्तों, यहाँ पर ए का उपयोग नहीं करेंगे। ये स्पेलिंग गलत है, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। स्पेलिंग होगी EXTERNAL। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला ए ठीक है, ये वाला ए अपना ठीक है, ये वाला ए गड़बड़ है। यहाँ पर ई का उपयोग होगा, EXTERNAL, ये जो है सही स्पेलिंग है। एक्सटर्नल का मतलब होता है दोस्तों बाहरी, और इसका अपोजिट क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 89 यहाँ पे अपने को एक सेंटेंस दिया है, इसमें अंडरलाइन पार्ट को अपने को चेक करना है। कह रहा है द स्टूडेंट्स वर वार्नड ऑन कमिंग लेट टू स्कूल, कि जो विद्यार्थी है उन्हें लेट आने के लिए चेतावनी दी गई थी। दोस्तों प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, फिक्स प्रेपोजिशन है। वॉर्न जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चेतावनी देना। तो दोस्तों वॉर्न जो वर्ब है, इसके खिलाफ हमें एक प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, और वो कौन सी प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट। तो ये अपना हो जाएगा वार्नड अगेंस्ट। द स्टूडेंट्स वर वार्नड अगेंस्ट
कमिंग लेट टू स्कूल, कि जो छात्र है उन्हें चेतावनी दी गई थी स्कूल लेट आने के खिलाफ। अगला देखिए, ईडियम है लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड वाइट। ये कह रहा है कि हमें जानने का मौका दीजिए या बताइए जो आप सोचते हैं लिखित में। तो दोस्तों ये मुहावरा जो है ना, इन ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट का हिंदी मतलब होता है लिखित में। हिंदी क्या मतलब होता है? लिखित में, यानी कि इन रिटन या राइटिंग में या लिखित में कोई चीज़ जो है वो बताना, तो उसके लिए आता है ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी आगे देखिए, अगला जो अपना क्वेश्चन है 91, पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों पैराजंबल में आप जानते हैं कि पैराजंबल सॉल्व करने का जो ट्रिक मैंने आपको बता रखा है वो ये है कि सबसे पहले आपको वो सेंटेंस खोजना है जिसमें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है, क्योंकि वही आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, वही आपका जो है शुरुआती वाक्य होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट होगा या शुरुआती वाक्य होगा। तो यहाँ पर कहाँ है दोस्तों प्रॉपर नाउन? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वर्ब है। तो डेटा जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो शुरुआत पी से होगी कि डेटा ऑन द माइग्रेट वर्कर्स वॉज प्रिवेंटिंग, कि जो डेटा था प्रवासी मजदूरों पे वो रोक रहा था सरकार को। तो पी के बाद में आर, तो पी के बाद में आर देखो तो डी में ही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स के से संबंधित जो डेटा था वो सरकार को रोक रहा था, किससे? फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेटिंग वर्कर्स। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों से संबंधित पर्याप्त डेटा नहीं था और वही चीज़ सरकार को रोक रही थी, उन मजदूरों से संबंधित वो कोई प्रभावी योजना या नियम कानून बना सकें, इस चीज़ से वो परेशान थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। सेंटेंस है मीना सेड दैट हर पेरेंट्स वर गेटिंग डाइवोर्स्ड। मीना ने कहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनका तलाक हो रहा था। दोस्तों ये आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कौन सा टेंस नज़र आ रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, कौन सा टेंस दे रखा हो, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखो कहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो माई पेरेंट्स आर गेटिंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 93, एंटोनिम विलोम शब्द बताना है आपको दोस्तों। द सिंगर कंप्लेन टू द पुलिस दैट शी वॉज परपोर्टेडली अटैक्ड बैक स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्सर्ट, कि जो गायिका है उसने पुलिस से शिकायत करी थी कि उसे संभवतः आक्रमण किया गया था बैक स्टेज कॉन्सर्ट ख़त्म होने के तुरंत बाद। तो ये जो शब्द है दोस्तों परपोर्टेडली, इसका मतलब होता है पॉसिबली, हिंदी में बोलते हैं संभवतया। इसके लिए एक और एडवर्ब लिख सकते हैं ट्रूली। तो यहाँ पर अपोजिट चाहिए तो इम्पॉसिबली जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीवियरली का अगर बात करें तो सीवियरली का मतलब होता है गंभीरता से, या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं गंभीर रूप से। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? गंभीर रूप से। और वर्ड है दोस्तों ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का मतलब होता है नाटकीय रूप से। ड्रामेटिकली का मतलब होता है नाटकीय रूप से।
और मैलिशियसली का मतलब होता है दुर्भावना से। मैलिशियसली का मतलब होता है दुर्भावना से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और अगला ये एरर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ गया है। द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क्स फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। ये कह रहा है कि विद्यार्थी जो है वो सामान्य रूप से 30 मिनट का बोनस टाइम मांगते हैं अपना प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु। दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, जो कि कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे यूजुअली जो है ये तो एडवर्ब है। यूजुअली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। कौन से टाइप का एडवर्ब है? तो आप बोलेंगे कि सर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कैसे है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? क्योंकि ये आपको काम के होने के फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी दे रही है। अब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। जब भी वर्ब में एस या ईएस लगता है, जब भी किसी वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। जब हम लोग उस वर्ब में से एस या ईएस को हटा देते हैं तब वो वर्ब आपकी कैसी बनती है? प्लूरल। मतलब वर्ब अपने ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप में प्लूरल होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पॉइल हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आपने यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया तो आस्क्स सरासर गलत हो गया। आस्क्स की जगह आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? आस्क का उपयोग करना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन की तरफ आप देखें तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों अगेन इसमें एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। कि अपने ग्रेजुएशन के दिनों में जब वो स्नातक कर रहा था तो जो चैलेंजेस थे वो बहुत सारे थे और उनमें से एक मुख्य क्या था? शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी। दोस्तों यहाँ पर देखिए वन ऑफ आ रखा है। ये रूल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वन ऑफ का स्ट्रक्चर आपको अगर कहीं पर भी सेंटेंस में नज़र आ जाए तो वन ऑफ के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन फॉलो करेगा वो हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, और जो वर्ब फॉलो करेगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। फिक्स है ये। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार आता रहता है एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पर ये जो वर है ये गड़बड़ हो गया। सिंगुलर वर्ब चाहिए तो वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉस। कौन सा ऑप्शन होगा? डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्लोज टेस्ट है, इसको अपने को करना है। इसका तरीका क्या है? पहले पूरे को पढ़ेंगे और फिर उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड डाल देंगे। कह रहा है बीइंग कांस्टेंट टेस्ट रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट अ स्टॉप और इंटरवल। ये बोला लगातार या कांस्टेंट या कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? निरंतरता का अर्थ क्या है? कि लगातार हम कार्य को करते रहें बिना उसको रोके। आगे कह रहा है कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेन्ड इन ए स्पोरेडिक और डैश मैनर। ये बोला है कि कंसिस्टेंसी जो है वो कभी भी रुक रुक कर या छिटपुट तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती। When you perform anything regularly or constantly, you will not only build expertise in that area, you will also gain a better dash of it. ये कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ को निरंतरता से करते हैं तो ना केवल आपको उसमें एक महारत हासिल होती है बल्कि आपको उसकी एक अच्छी समझ भी डेवलप हो जाती है। आगे है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इनहेंस्ड कॉम्प्रीहेंशन इज डैश। ये बोल रहा है कि जो आप एक बहुत ज़्यादा प्रयास डालते हैं एक लंबे समय तक तो उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन जो समझ है वो भी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाती है। एज अ रिजल्ट कंसिस्टेंसी इज़ द डैश दैट अलाउज एनी वन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। इसलिए निरंतरता ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को ये सिखाती है कि वो निरंतर रूप से कैसे किसी कार्य में अपना मेहनत या अपनी जो शिद्दत है वो लगा सकता है। पहले ऑप्शन की तरफ है कि बीइंग कांस्टेंट की निरंतर होने का अर्थ या वो जो चीज़ है किससे संबंधित है। एनवलप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एनवलप
वर्ब भी है और नाउन भी। नाउन के तौर पे एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, तो एनवेलप्स मतलब किसी चीज़ को लिफाफे में बंद करना। फिगर का मतलब होता है आकार। इनिशिएट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, और इंटेल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलर तरीके से जारी रखना। तो यही अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, इसी तरीके के शब्दों की चर्चा है, तो उनसे मिलता जुलता शब्द क्या है, इंटेल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले ऑप्शन में कह रहा है कि कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेन्ड इन ए स्पोरेडिक और डैश मैनर, कि कंसिस्टेंसी कभी रुक रुक कर या छिटपुट तरीके से नहीं प्राप्त की जा सकती। देखो यहाँ स्पोरेडिक है, फिर और आ गया, तो और के बाद में जो शब्द होगा वो और से पहले वाला शब्द अर्थ में सेम होंगे। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, रुक रुक के, और इरेगुलर किसका पर्यायवाची है, इंटरमिटेंट का। इंटरमिटेंट का भी मतलब क्या होता है, इरेगुलर, यानी कि रुक रुक कर। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा ठीक होगा। फोकस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ पर एकदम से आपका ध्यान केंद्रित होना। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अगला देखिए ऑप्शन सी की तरफ, कि अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आपको एक्सपर्टाइज भी मिलती है, साथ ही साथ आपको एक बेटर डैश मिलती है। किस चीज़ की, बेटर डैश। देखो अब आगे कॉम्प्रीहेंशन की बात हुई है, तो अगर आप किसी चीज़ को निरंतर करते हैं तो उसमें मास्टर बनते हैं और उसकी एक बेहतर समझ डेवलप होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में, जो ऑप्शन 3 में कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है वो एप्रोप्रिएट है। इग्नोरेंस का मतलब होता है दोस्तों अज्ञानता। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अज्ञानता। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, और ई स्ट्रेंज का कमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे लिए अलग है। तो बेटर कॉम्प्रीहेंशन हो गया। आगे फिर है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इनहेंस्ड कॉम्प्रीहेंशन इज, ये जो लगातार जो समझ बढ़ रही है ये हमारे लिए क्या है, और ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तो और ज़्यादा क्रेडिबल, विश्वसनीय, डिस्ट्रक्टिबल मतलब जो चीज़ विनाश से संबंधित है, फ्लक्चुएटिंग जो चीज़ बार बार चेंज होती है, फिजिबल मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लगातार इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव भी होता है, तो फिजिबल हो जाएगा। अंतिम ऑप्शन है एज अ रिजल्ट कंसिस्टेंसी इज द डैश दैट अलाउज एनीवन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। तो कंसिस्टेंसी क्या है, यूटेंसिल है, बर्तन है, नहीं। अपरेटस, ये लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है, तो अपरेटस भी नहीं है। रेजिस्टेंस, बाधा, अवरोध है, नहीं। इंस्ट्रूमेंट है, तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये सिखाता है कि लगातार आप कैसे कोई चीज़ बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सॉल्यूशन पेपर का अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये सेशन आपको पसंद है तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुँचाइए। जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।